छतरपुर जिले में रहने वाली एवं जिला अस्पताल में पदस्थ MBBS DCP डॉक्टर श्वेता गर्ग को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन के द्वारा उन्हें रियल हीरो ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया। बनारसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें इन सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी व सौंदर्य चिकित्सा के क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उन्हें मरीजों की सेवा करना काफी पसंद है और असहाय लोगों की मदद करना उनका पैशन है। उन्होंने कहा है कि वह उड़ान भरकर पद्मश्री तक जाना चाहती हैं और उनकी सेवा निरंतर जारी रहेगी। आइए हम मिलते हैं द रियल हीरो डॉक्टर श्वेता गर्ग से। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जे यासु। हमारे साथ बुंदेलखंड की जानी मानी डॉक्टर श्वेता गर्ग मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। इससे हमारे पूरे बुंदेलखंड की भी तारीफ हो रही है। भारत का एक ऐसा अवार्ड है जिसमें हमारी बुंदेलखंड की बेटी, हमारे छतरपुर शहर की डॉक्टर श्वेता गर्ग का नाम आया है। जैसे ही इनका नाम आया तो ये खबर पूरी जन चर्चा में फैल गई और जब इनका सम्मान हुआ फिर उसके बाद इनको लगातार बधाई देने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपको इस तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड आपको दिया गया है, क्यों दिया गया? देखिए, मुझे 28 अक्टूबर को वाराणसी में दो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। एक है द रियल हीरो ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 और दूसरा राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा श्री सम्मान अवार्ड। ये इस अवार्ड जो अवार्डीज हैं इस अवार्ड के, इसमें पूरे देश के, इंडिया के 30 डॉक्टर्स को ये अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें से मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मेरा इसमें से एक नाम था। इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो पिछले 8-9 महीने से चल रही थी। तो इसमें सिलेक्शन का ये प्रोसेस था कि जो हमारा एक पब्लिक सर्वे ग्रुप ऑफ इंडिया है जो इंडिपेंडेंस के बाद से जो पूरे पॉपुलेशन का सर्वे करती है, तो मुझे पता चला इस अवार्ड के बारे में, तो मैंने इसमें अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा। तो उसमें ये देखा जाए, उसमें सबको अपना वर्क प्रोफाइल सेंड करना था कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से काम किया। तो मैंने भी उसमें अपना जो मुझे पैथोलॉजी के लाइन में पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस है, तो जो भी काम मैंने किया इन 15 वर्षों में वो मैंने पूरा अपना काम भेजा। हाल ही में भी मेरी बुक, मतलब मेडिकल की बुक है, वो भी पब्लिश हुई है, तो सारा कुछ मैंने भेजा। तो मेरा वर्क प्रोफाइल उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे MP से 2 डॉक्टर्स ही थे, एक दूसरे डॉक्टर थे, दूसरी मैं थी। तो जिले से तो मैं ही एकमात्र डॉक्टर थी। तो उसके बाद जब 3-4 महीने के बाद जब मेरे पास मैसेज आया कि मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था डॉक्टर्स का। और इस अवार्ड के बारे में आपको बताऊं, मतलब ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ यही जो एक गवर्नमेंट जो अवार्ड देती है वो होता है, उसके बाद में ये अवार्ड ऐसा एकमात्र अवार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मतलब अप्रूव्ड अवार्ड है। मतलब कि ऑफिशियली अब मैं एक नेशनल अवार्डी हो चुकी हूँ इंडिया की। तो बहुत बड़ी बात है, मुझे इससे बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस के आधार पर मिला है। लगभग डिग्री तो कई लोग ले लेते हैं, ये डिग्री बाहर से ही बनवा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक्सपीरियंस में मिला है। देखिए, क्या काम तो जैसे मैं मानती हूँ, यही मेरी लाइफ में हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ कि काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप अपने कॉमन काम को भी किस क्रिएटिव वे में कर रहे हो, वही आपको ना दूसरों से अलग आउटस्टैंड करवाती है, वही आपकी पहचान 100 लोगों में आपकी अलग पहचान बनाती है। मैंने भी यही किया। जैसे कि हम सबको पता है कि बुंदेलखंड स्पेशली छतरपुर थोड़ा हमारा पिछड़ा था। अभी पिछले 5 सालों में काफ़ी बहुत यहाँ पे
डेवलपमेंट्स हो गए हैं। तो मैं मतलब ये तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जब मुझे 10 साल हो गए हैं छतरपुर में आए हुए, तो पैथोलॉजी के क्षेत्र में जो एक बोलना चाहिए रिवॉल्यूशन, जो एक क्रांति वाला जो काम था वो मैंने शुरू किया था। जो टेस्ट यहाँ पे कभी नहीं होते थे, जिनके लिए लोगों को बाहर जाना होता था, ग्वालियर जाना होता था, झांसी जाना। मैंने सुना है पैथोलॉजिस्ट जो लोग हैं पैथोलॉजी चला रहे हैं, उन्होंने कहा ये जांच बाहर होगी, आपकी भोपाल में होगी या फिर झांसी में होगी, अगर कहीं आपको छतरपुर में करवाना है तो डॉक्टर श्वेता गर्ग से मिलना पड़ेगा। वो बस भगवान का एक मेरे पर ब्लेसिंग थी, और कि कुछ लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, उसी थोड़े से भरोसे के दम पे बस मैं आगे बढ़ती गई। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं मतलब यहाँ तक पहुँच जाऊंगी, कि मैं एक दिन एक नेशनल अवार्डी बन जाऊंगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था। बस मैंने हमेशा ये किया कि अपना काम बहुत ईमानदारी से किया, दूसरों के साथ कभी आपको चीटिंग नहीं करनी है, मतलब जो आपके पास जो काम आए आप उसको पूरी ईमानदारी से लगन से करिए, तो ऊपर वाला आपको जरूर उसमें सक्सेस देता है। तो ये मतलब ये था कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे अवार्ड में जाने का। जैसे कि ये अवार्ड मुझे पता चला है कि कैंसर को लेकर ये अवार्ड दिया गया है, तो कैंसर से जब कुछ लोग तो हाथ ही नहीं डालना चाहेंगे कैंसर जैसी घातक बीमारी, लेकिन आपने इस पे हाथ डाला, उस पर बाकायदा सफलता भी हासिल की, तो आखिरकार वो है क्या? अभी जब से मैंने बहुत सारी कम से कम मैंने यहाँ पे मतलब हजारों पेशेंट्स में विभिन्न प्रकार की कैंसर की डायग्नोसिस करी है, तो फिर मैंने ना अपना खुद ही एक स्लोगन बनाया कि कैंसर डायग्नोसिस इज माय पैशन एंड माय पैशन इज माय पावर। मतलब मुझे कैंसर डायग्नोस करने का बहुत ज़्यादा पैशन है, और वो सिर्फ मतलब ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। जनरली क्या होता है ना कि छोटी जगह में बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो डायरेक्टली कैंसर की डायग्नोसिस देने में थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं, बट मेरी रिपोर्ट्स में हमेशा मैं जो भी डायग्नोसिस देती हूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देती हूँ। मैंने यहाँ पे मतलब शायद ही कोई बॉडी के हमारे बॉडी में 100 से ज़्यादा टाइप की कैंसर्स होते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर और अपना बोन कैंसर, अपना सॉफ्ट टिश्यू कैंसर, थायराइड कैंसर, मतलब मेरे पास सारे मुझे हर कैंसर को डायग्नोस करने का मुझे मतलब मौका मिला, तो मेरा अनुभव एक केस को करके मेरा अनुभव बढ़ता गया। तो मतलब मैंने और ये है कि आज तक मेरी कभी कोई डायग्नोसिस में कभी कोई डाउट नहीं रहा जो मैंने दिया, क्योंकि मेरी आदत क्या है कि सिर्फ मेरा काम ना सिर्फ रिपोर्ट देके खत्म नहीं हो जाता है। मेरी एक बहुत अच्छी आदत मैंने बना ली थी, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पिछले 5-6 सालों से मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सबका कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखती हूँ। इसके लिए मेरा स्टाफ भी काफ़ी मेहनत करता है। फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे टाइम होता है तो मैं खुद उनको कॉल करती हूँ, अपने स्टाफ से कॉल करवाती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ कि भाई आपको ये निकला था, आपने जाके क्या किया, आप कहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हो। वो कई बार पेशेंट होते हैं चले जाते हैं, कई बार होते हैं अभी भी अंधविश्वास बहुत है हमारे देश में, तो वो लोग यहाँ वहाँ झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भी मैं उनको बहुत समझाती हूँ, बहुत मोटिवेट करती हूँ कि नहीं आपका इस चीज़ से ठीक नहीं होगा, आप जाइए अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में या कहीं भी हॉस्पिटल में जाके आप इलाज लीजिए। तो मैं ऐसा करती रहती हूँ। तो मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट मेरे सारे डायग्नोसिस जो मैं यहाँ दे देती हूँ वो वही निकलता है बाहर दूसरे हॉस्पिटल में जाके। अभी जैसे कि छतरपुर में देखा जाए आसपास के लोग भी आपके पास आते हैं, तो रेशली क्या निकल कर आता है कैंसर का? हाँ, जब से ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये समझते हैं ना कि कैंसर तो बहुत ही नहीं होता, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से मैं देख रही हूँ कि पहले हम ये समझते थे कि कैंसर जो है वो सिर्फ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब जो थोड़े से गरीब लोग रहते हैं उनमें होता है, बट मैंने यहाँ पे हर क्लास के लोगों में कैंसर डायग्नोस किया। तो कैंसर मैं ऑन एन एवरेज जो मेरा कैंसर डायग्नोस करने का जो रेशियो है वो करीबन 15 से 20 है, 20 पेशेंट का एक महीने में। मतलब मतलब एक महीने में 15 कैंसर के केसेस मैं डायग्नोस कर लेती हूँ। तो रेशियो तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारी क्या लाइफस्टाइल थोड़ी अनहेल्दी होती जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन वजह से कैंसर का जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब न्यू केसेस भी बढ़ रहे हैं और पुराने केसेस पहले क्या होता था ना कि यहाँ के रीजन की बात करूँ तो शायद डायग्नोस नहीं हो पाते होंगे, तो नहीं हमको पता चल पाता था।
तो अभी क्या जैसे डायग्नोस होती है तो फिर हाँ रेशियो तो उसका काफ़ी बढ़ रहा है। स्टेज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। स्टेज कैंसर की क्या होती है, मतलब मोटी मोटी 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 जो होती है वो स्टार्टिंग स्टेज होती है। स्टेज 2 में थोड़े से क्राइटेरिया होते हैं कि कैंसर उसका जो गठान होती है कैंसर की थोड़ी सी बढ़ गई। स्टेज 3 में वो थोड़ा और फैलता है और स्टेज 4 में वो ऑलमोस्ट पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो कुछ कैंसर्स होते हैं जो शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाते हैं। कुछ कैंसर्स होते हैं जो जब तक वो फैल नहीं जाते हैं बॉडी में वो डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कुछ लोग, जैसे कभी मैं आपको बताऊं कि कैंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे जिस भी बॉडी के पार्ट में जो भी कैंसर है उसका सिम्टम अलग अलग होता है। जैसे कई बार तो मैं कैंसर मैंने ऐसे डायग्नोस की, जैसे मैं कभी कभी ओपीडी में भी पेशेंट्स देख लेती हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट्स देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ तो सिर्फ एक ना बस ये नहीं कि मैंने टेस्ट कर ली स्लाइड्स देखी, मुझे क्या क्लिनिकली पेशेंट से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जनरली का पैथोलॉजिस्ट है उनका काम है ब्लड टेस्ट करना, वो अपना करते हैं उनका काम कर, बट मेरा नहीं है, मुझे पेशेंट से बात करना, उसके सिम्टम्स जानना, उसकी पूरी हिस्ट्री जानना, उसके और कौन कौन से टेस्ट हुए। तो ना ये सब मतलब मैं फिर अपना इसी तरीके से काम करती हूँ, तो सारा कुछ रिकॉर्ड बना के रखती हूँ। तो जैसे कई बार तो मैं जैसे ओपीडी में पेशेंट, अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, मैंने एक 50 साल की फीमेल थी, तो वो जस्ट मैं ओपीडी में बैठ के पेशेंट देख रही थी, तो वो मेरे पास आई अपने हस्बैंड के साथ में। तो सर्विक्स कैंसर आप जानते हैं, जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर होता है, वो हमारे इंडिया में सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये 2 कैंसर ही सबसे ज्यादा फीमेल्स महिलाओं में होते हैं। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि मतलब वो 50 इयर्स की थी, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना ब्लीडिंग होती है कभी कभी। तो अब 50 साल की एज में ब्लीडिंग, तो मुझे क्योंकि जैसे मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे बीमारी के ईटियोलॉजी के बारे में भी पता है, वो कैसे होती है वो भी पता है, उसके सिम्टम्स क्या है वो भी पता है, उसके लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है वो भी पता है और ट्रीटमेंट भी पता ही रहता है। तो मैंने ना उनको पैप स्मीयर टेस्ट एडवाइस किया। तो उनका जब मैंने पैप स्मीयर टेस्ट किया तो जो मुझे लग रहा था वही निकला, मतलब उनको सर्विक्स का कैंसर ही निकला। फिर वो तुरंत कैंसर हॉस्पिटल चले गए अपना इलाज लेने। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे कैंसर को एक प्रोटोकॉल होता है कि उसकी बायोप्सी से ही उसकी कंफर्मेशन होती है, तो फिर भी बायोप्सी करवाते हैं तो उसमें भी वो कैंसर निकला। तो जहाँ जैसे ब्लड कैंसर है तो जिसको मतलब जो ब्लड का कैंसर होता है उसमें हीमोग्लोबिन उसका बार बार कम होगा, उसको बुखार आएगा, कमजोरी महसूस होगी, वेट लॉस होगा। ऐसे जहाँ पे भी कैंसर होता है वहाँ के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स के बेसिस पे फिर हम फिर इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाते हैं। कैंसर की किस स्टेज पर व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए? कैंसर का इलाज ही यही है कि उसका जो अर्ली डायग्नोसिस है, जितनी जल्दी कैंसर का मतलब डायग्नोसिस हो जाए उसका इलाज उतना ही अच्छा होता है। कैंसर के साथ सबसे बड़ी ये बात है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में जैसे कई बार मैं आपको बताऊं कि एक जैसे मेरे पास अब जैसे मैं तो बहुत सारी टाइप के कैंसर डायग्नोस किए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो एक जैसे लेडीज मेरे पास आई तो उनको ब्रेस्ट में गठान थी, तो उनको मतलब उन्होंने इस चीज को ऐसे रिलेट किया कि वो एक बार गिर गई थी, तो अब वो जैसे कोइंसिडेंस है कि वो गिर गई तो गठान हो गई। उनको लगा कि उनको गिरने के बाद से गठान हुई है, तो उन्होंने 1-8 साल तक उस पर ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि गिरने से हो गई तो चलो ठीक हो जाएगी, बट फिर जब 1-1.5 साल तक नहीं ठीक हुई तो फिर जब वो एक जो शुरुआती स्टेज में कैंसर की जो गठान की जांच होती है वो FNAC बोलते हैं उसको, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उससे हम क्या नीडल से वहाँ के सेल्स निकालते हैं, फिर वो माइक्रोस्कोप में मैं देखती हूँ कौन से टाइप के सेल्स हैं। तो जब मैं उनको FNAC की टेस्ट के लिए वो मेरे पास आई, तो जब मैंने उनकी वो जांच करी तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर था। फिर वो तुरंत ही बिना देर करे वो चली गई, लेकिन तब तक उनका क्या है कैंसर 3rd स्टेज में आ चुका था, वो लंग्स तक फैल गया था। तो क्योंकि जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले खुद अपना एग्जामिनर होता है। डॉक्टर के पास तो वो जब जाएगा तब वो उसकी डायग्नोस करेगा, क्योंकि अपने बॉडी में हमको पहले खुद देखना है कि हमारे बॉडी में कौन से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे माउथ कैंसर होता है तो आपको जरा सा भी छाला आपको लगता है कि भाई इसको 1 महीना हो गया, ये छाला मेरा भर नहीं रहा है, तो तुरंत हमको जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि भाई हम इसका आगे
वर्कअप करवाते हैं। तो ये लोग के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी तो है ही, इसको हम नकार नहीं सकते। इसका इलाज भी महंगा है क्या? देखिए, कैंसर का इलाज तो महंगा होता है, लेकिन जैसे अभी शुरुआत जैसे जांच की बात करें तो कई बार लोग जांच ही नहीं करवाते कि पैसे ज्यादा लग जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो मैंने यहाँ पे FNAC की जो अवेयरनेस करी, आज मेरे पास बहुत कम से कम हजारों FNAC करने का अनुभव है। ये जो मेरी बुक है ना, ये जो मेरे खुद के मतलब इसमें केसेस हैं, कैंसर के केसेस हैं, TB के केसेस हैं, तो मुझे सब यहीं से मिले हैं। मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी एक केस को वो डायग्नोस करने, क्योंकि मेरा एम रहा है कि हमेशा से एकदम एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरुआती जो जांचें होती है वो एकदम मतलब पेशेंट के बजट में ही होती है। बाकी फिर हमारे गवर्नमेंट ने तो देखिए आयुष्मान योजना से काफी लोगों को राहत दी है। तो मैं तो हर पेशेंट को, जो कैंसर का पेशेंट होता है, जो पुअर टाइप का लगता है, मैं उसको हमेशा मोटिवेट करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा तो महंगा होता है। तो अगर ये सब सरकारी सुविधाओं से पेशेंट को काफी राहत मिल जाती है। जैसे कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए तो TB जैसी घातक बीमारी भी काफी प्रचलन में है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, यहाँ पे TB के बहुत केसेस हैं। जैसे जनरली सब लोग ये मानते हैं, आप भी यही सोचते हो कि TB मतलब लंग्स की बीमारी है ना, किसी को खांसी आ रही है, वजन कम हो रहा है, तो ना खांसी में इसको खकार में खून आता है, हाँ, तो TB। तो ये होती है पल्मोनरी TB, मतलब लंग्स की TB, फेफड़ों की TB। दूसरी एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, मतलब फेफड़ों के लंग्स के बाहर की TB। तो मैंने यहाँ पे ना मतलब कम से कम 2-3 हजार मैंने एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के केसेस डायग्नोस किए हैं। मतलब ये जो FNAC की जो जांच है जिससे मैं कैंसर डायग्नोस करती हूँ, उसी से मैंने TB के केसेस भी डायग्नोस किए हैं। तो TB जैसे आप किसी को देखेंगे, बच्चों में अक्सर बहुत होता है कि जैसे आप कभी कोई आपके कांटेक्ट में हो कि यहाँ पे गले में गिलती है, कहीं पे गिलती है, तो उसकी तुरंत FNAC जांच करवाना। अगर मान लीजिए कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से होती है, वायरल इन्फेक्शन बच्चों में बहुत कॉमन होता है, तो अगर वो 10, 15, 20 दिनों बाद नहीं जा रही है, तो फिर हमको सोचना चाहिए कि भाई हम इसकी FNAC की जांच डॉक्टर के पास जाके करवा लें। तो उससे मैंने ना बहुत मतलब 2-3 हजार मैंने लिम्फ नोड्स की TB की डायग्नोसिस करी। आपको पता है कि एक जो TB का मरीज होता है वो अन्य दूसरे 15 मरीज लोगों को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। तो अगर TB के अपने पेशेंट की डायग्नोस करी, मतलब उसने 15 लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा लिया। तो जो बेसिकली जांच से मैंने मतलब डायग्नोसिस से चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक किया है। तो TB के मैंने बहुत केसेस डायग्नोस किए हैं। अपना क्या बोले, थायराइड की TB, आप सोच सकते हैं कि थायराइड में TB हो सकता है। बैठे रहते हैं, किसी ने खांसी तो कहते हैं TB हो गई है, जांच करवाइए आप। हाँ, तो थायराइड की TB, लिम्फ नोड्स की TB, अपना बोन की TB, बहुत सारे केसेस डायग्नोस करे। एक बार तो मैंने ना एक 2 साल का बच्चा था, उसको जस्ट मतलब एक पीछे बैक में गठान थी। अभी आप सोच नहीं सकते हैं 2 साल का बच्चा, मतलब इतना नहीं हमारा दूर का हम सोच सकते हैं। तो फिर इसकी मैंने FNAC की जांच करी, उसको भी इसमें कैंसर निकला, मतलब सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर था वो। तो इस तरीके से FNAC की जांच जो होती है वो बहुत मतलब एकदम इतनी बोलना चाहिए एकदम वरदान जैसी है, ब्लेसिंग है। उससे कौन सा सेल हो रहा है वो मालूम चल जाता है। लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि FNAC की जांच आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर करवाइए। TB का इलाज तो संभव ही है, लेकिन उसमें सावधानी भी बरतना जरूरी है। वो क्या सावधानी है? सावधानी है कि आप जैसे TB का इन्फेक्शन को पता है कि जैसे एयर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, उससे फैलता है, तो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करता है। तो आप जैसे कि अपना जो है खाने पीने का सामान अलग रखिए, अपने बर्तन अलग रखिए, बस ये जो जनरल प्रिकॉशंस होते हैं वही लेना आपको। और TB तो कम्प्लीटली क्योर हो जाती है। हम मतलब TB तो ऐसा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है TB के लिए हमारे देश में, तो TB की तो बहुत सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे के रखी है अभी। एक सवाल और है, शायद हम और आप इस सवाल को नकारेंगे नहीं। अब जो है डॉक्टर का व्यवसायीकरण होने लगा है, मतलब लोग कहने लगे कि इस क्षेत्र में भी व्यवसायीकरण आ गया है। तो कहाँ तक आप इस चीज को मानती हैं? सिर्फ पैसा ही जरूरी है कि काम भी जरूरी है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो चीज ना पर्सन टू पर्सन
डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करती है। देखिए वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हमको तो सर्वाइव करने के लिए पैसा भी चाहिए ना, बट हाँ उसके साथ मतलब एक ये बात मैं ज़रूर मतलब मैं हमेशा इसको अपने दिमाग और दिल में रखती हूँ कि देखिए अगर आप देखिए पैसा कम ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है, अगर आप एक बस बिल्कुल अपना ईमानदारी से बिना किसी के साथ चीटिंग किए हुए अगर आप अपना काम करते हैं तो हो सकता है आप थोड़े से कम पैसे कमा लें, लेकिन एक पैसा ना बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, बट एक जो होता है ना कि आप अपने पीछे एक लिगेसी छोड़कर जाए, डॉक्टर को भगवान का रूप दिखाया जाता है। हाँ, तो एक अपने पीछे एक लिगेसी छोड़कर जाए, मतलब आप अपने एक ऐसा नाम छोड़ के जाए कि अगर आप इस दुनिया में नहीं भी हैं तो आपके बच्चे या जो भी आपके फैमिली के लोग हैं वो प्राउड फील कर सके। तो मैंने तो इसी तरीके से काम किया है कि भाई ठीक है ना, बहुत ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, बट अगर हमने एक अच्छा नाम भी कमा लिया ना, थोड़े बहुत इतने पैसे तो और कोई कमा लेता है कि उसकी लाइफ अच्छे से आराम से ठीक ठाक निकल जाए। तो ये बहुत बड़ी सीख है अन्य डॉक्टरों के लिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। लास्ट सवाल ये है कि जब आपको ये अवार्ड मिल रहे थे तो कैसा फील हो रहा था आपको? फील तो बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने वही आपको बोला कि काम सभी लोग करते हैं, बट बड़ी बात तब होती है जब आप एक ऐसी जगह पे रह के बहुत अच्छा काम कर जाएं जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती है, जहाँ पे लोग आपके काम को समझते ही नहीं है, मतलब वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आप क्या काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी जो आपके जो साथ वाले कुलीग्स ही होते हैं वो आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मतलब उनको एक बोलना चाहिए कि मुझे वहाँ जाके मुझे ये फील हुआ कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जगह पे कोई मेरे काम को पहचाने ना पहचाने, जो मुझे मेरे काम की रिकॉग्निशन मिलनी है वो मुझे मिल गई है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब कई बार आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हो बट आपकी जगह के जो लोग हैं उनको उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मुझे मेरे काम का रिकॉग्निशन मिल गया, इससे बड़ा रिकॉग्निशन अभी इस स्टेज पे नहीं हो। एंड दिस इज नॉट द एंड, ये तो भी स्टार्टिंग है, ये तो जस्ट एक मेरे पहले नेशनल अवार्ड से ये तो भी आगे जो हाइट पे जा रहा है ना उसकी स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेप था ये। अभी कहाँ तक की सोच बाकी है, कहाँ तक बात बननी है? पद्मश्री तक जाना है मुझे। पद्मश्री तक जाना। ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्वेता गर्ग जिन्होंने साबित किया है कि प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। बुंदेलखंड जैसे एक क्षेत्र में रहकर कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करने का जो आपने बीड़ा उठाया है वह काबिल तारीफ है और इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।